हेलो बच्चों, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो कल हमने किसकी बात की थी? वंशावली विश्लेषण की। अच्छी तरह से प्रैक्टिस की है कि नहीं की है भाई? तो मैंने कहा था वंशावली का एक क्वेश्चन और कराऊंगा, और अगर वो सबने सही किया है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आओ वंशावली पर एक प्रश्न दे रहा हूं शुरुआत में ही। शुक्रवार है, आज फ्राइडे, तो फिर आज क्वेश्चन से ही शुरुआत होगी, और आज गप्पे भी मारेंगे भाई लास्ट के 10 मिनट में। ठीक है, चलो। ठीक है बच्चों, अब अरे वॉइस कहां से आएगी भाई? अब बोल रहा हूं ना मैं बोला ही नहीं, कैसे वॉइस आएगी भाई? अब बोलूंगा ना। ठीक है भाई, चलो अब सुनो तो सही, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मैंने आपसे कह दिया कि ये फिनाइल कीटोन यूरिया रोग दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन तो सुनो। मैं अरे ये क्वेश्चन है ही नहीं, जवाब दे रहे हो। क्वेश्चन में दे दिया मैंने क्वेश्चन दे दिया कि ये फिनाइल कीटोन यूरिया रोग है। ठीक है, तो अब इधर ध्यान देंगे। ये रोग ऑटोजोमल अप्रभावी है, ये तो दे रखा है। ऑटोजोमल अप्रभावी रोग है, ई तो क्वेश्चन में दे रखा है भाई। क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन मैंने पूछा है कि आपको बताना है कि इसमें निश्चित वाहक कौन से हैं। क्वेश्चन है कि आपको इस प्रश्न में बताना है कि निश्चित कंफर्म वाहक कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लिखे हुए हैं मैंने, 1 से लेकर 10 तक। क्वेश्चन यह है कि आपको बताना है कि कंफर्म्ड कैरियर्स यानी निश्चित वाहक कौन कौन से हैं। ऑटोजोमल अप्रभावी तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, यह प्रश्न नहीं है। फिनाइल कीटोन यूरिया रोग दे रखा है, ऑटोजोमल अप्रभावी रोग दे रखा है। मैंने आपसे निश्चित वाहक पूछे हैं। निश्चित वाहक कौन से होंगे यह बताना है। करो भाई। निश्चित वाहक, राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
हम्म निश्चित वाहक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से कौन कौन से होंगे? हाँ लोकेश जी, इसमें एक ही रोगी था, लेकिन वो पुत्र या पुत्री दोनों हो सकते थे ना बेटा। तो आंसर बताऊं? आंसर देखें भाई, आंसर क्या है सर इसका? तो इसका आंसर तो है 1 2 7 और 10। 1 2 7 और 10 निश्चित वाहक 1 2 7 और 10। बहुत अच्छा, काफी बच्चों ने सही जवाब दिया है। आओ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सुनो, क्वेश्चन में आपको दे रखा है ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है ना ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है, तो जितने भी रोगी हैं वो स्मॉल ए होंगे। जितने भी रोगी हैं वो तो स्मॉल ए होंगे। इसका मतलब 5 6 8 और 9 तो नहीं हो सकते। 5 6 8 और 9 तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो रोगी है। अब रोगी होने के लिए माता और पिता का वाहक होना जरूरी है, तो 1 और 2 तो कंफर्म वाहक होंगे। 1 और 2 माता पिता कंफर्म वाहक होंगे। ये लगभग सब बच्चों ने सही जवाब दिया है। बहुत अच्छा यार। अरे वंशावली, मजा आया कि नहीं आया? अब देखो भाई, 3 और 4 कंफर्म थोड़ी हैं। 3 और 4 तो कुछ भी हो सकता है भाई। कैपिटल ए भी हो सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकते हैं। 3 और 4 कंफर्म थोड़ी कह सकते हैं। निश्चित वाहक होंगे क्या? नहीं ना। शुद्ध सामान्य भी हो सकते हैं। तो 3 और 4 कंफर्म नहीं होंगे भाई। 3 और 4 निश्चित नहीं है, अनिश्चित हैं। अब 7 को वाहक लेना ही पड़ेगा। 7 को वाहक नहीं लोगे तो रोगी कैसे आएंगे भाई? रोगी आने के लिए 7 को वाहक लेना जरूरी है, और 10वां भी वाहक आएगा। तो निश्चित वाहक 1 2 7 और 10 है। निश्चित वाहक 1 2। रोगी से रोग नहीं फैलेगा क्या? तो फैल रहा है ना रोगी से, लेकिन साथ में वाहक भी तो चाहिए। नहीं तो स्मॉल ए कैसे आएगा भाई? नहीं तो स्मॉल ए कैसे आएगा? आ गई सबको समझ में? आंसर इसका 1 2 7। 1 2 7 और 10। अरे बहुत धन्यवाद पुनीत जी। राम रतन जी, आप क्यों नहीं हुआ? उसके आगे कुछ लिख ही नहीं रहे हो। ये काला काला अक्षर आ रहा है, दिख नहीं रहा है हमें वो। अरे बहुत अच्छा महजबी जी। ठीक है, चले आगे। आज नया टॉपिक पढ़ेंगे भाई आज। ठीक है, आज फिर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। 3 और 4 निश्चित नहीं है ना बेटा। 3 और 4 कैपिटल ए भी तो हो सकता है ना। आप इन दोनों का क्रॉस करो, इन दोनों के क्रॉस से कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों आ सकता है। तो निश्चित नहीं है ना भाई। हो सकता है और नहीं भी। हमको निश्चित चाहिए। निश्चित तो 1 2 7 और 10 ही है। तो ऑटोसोमल अप्रभावी रोग था। जितने रोगी थे अपन ने उसको स्मॉल ए कर दिया। जितने रोगी नहीं है, जो रोगी नहीं है वो कैपिटल ए होंगे या कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे सामान्य। हमको यह पता करना है निश्चित वाहक। तो निश्चित वाहक 1 और 2 तो होंगे, तभी तो रोग आएगा बच्चों में। 7 होगा तभी तो रोग आएगा,
और 10th में सामान्य कैपिटल ए स्मॉल ए ही हो सकता है, कैपिटल ए तो आ ही नहीं सकता। अरे क्या बात है ललित जी, क्या कोट बोला है, बहुत अच्छा। रेसिप्रोकल क्रॉस आगे बताऊंगा, अभी कहां बताऊंगा। अभी जेनेटिक्स खत्म थोड़ी हुई है भाई, रेसिप्रोकल क्रॉस बाकी है। कोशिका द्रव्य वंशागति में बताऊंगा भाई। चलो आज एक टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, एक नया, ठीक है। वंशावली हो गया, बहुत प्रैक्टिस कर लेगा आप। अब सुनो भाई, आज हम क्या पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक सुन लो भाई। आज हम पढ़ेंगे गुण सूत्रों में विकार। आज हम अब क्या पढ़ेंगे, गुण सूत्रों में विकार, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस। ध्यान से सुनिएगा भाई, बहुत अच्छी चीज है। यह बहुत दिनों तक आप कह रहे थे ना, बहुत दिनों से कह रहे थे सर ये डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, तो अब पढ़ेंगे भाई, अब पढ़ेंगे यहां पर। तो गुण सूत्रों में विकार यानी क्रोमोसोमल एबरेशंस हम बात करेंगे भाई। तो गुण सूत्रों में विकार का मतलब, सबसे पहली चीज याद रखना, जब हम गुण सूत्रों में विकार की बात करेंगे तो ये कौन से रोग हैं, गैर मेंडल रोग हैं। गैर मेंडल रोग हैं मतलब ये नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है। अभी तक तो अपन ने कौन सा किया था भाई, अरे वेद जी बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट का सिलेबस आपके लाइब्रेरी में, माय लाइब्रेरी में टेस्ट का सिलेबस है, टेस्ट की एक बुकलेट है, वहां पर मिल जाएगा बच्चों, देख लेना आप। अब सुनो तो सही, गुण सूत्रों में विकार है, गुण सूत्रों में विकार से भी बीमारियां होंगी, रोग होगा, और गुण सूत्रों में विकार से जो रोग या बीमारी होगी उसे हम गैर मेंडल रोग कहेंगे। गुण सूत्रों में विकार से, गुण सूत्रों में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे जो रोग होगा उसे हम गैर मेंडल रोग या नॉन मेंडेलियन रोग कहेंगे। अब सुनो तो सही, गैर मेंडेलियन रोग का मतलब क्या है। गैर मेंडेलियन रोग का मतलब है कि इन रोगों को हम वंशावली से अध्ययन नहीं कर सकते। गैर मेंडेलियन, जो मेंडेलियन रोग थे, मेंडेलियन रोग अपन ने देखा, ऑटोसोमल प्रभावी, ऑटोसोमल अप्रभावी, लिंग सहलग्न प्रभावी, लिंग सहलग्न अप्रभावी, ये तो अपन ने सारे गुण मेंडेलियन रोग पढ़े थे। अब अपन जो रोग पढ़ेंगे वो गैर मेंडेलियन हैं, और अगर गैर मेंडेलियन रोग हैं तो उनको हम किससे अध्ययन नहीं कर सकते, वंशावली विश्लेषण, वंशावली विश्लेषण के द्वारा अध्ययन नहीं कर सकते। अब हम जो बीमारी पढ़ेंगे उसमें वंशावली काम नहीं आएगी। यह वंशावली विश्लेषण से हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें प्रभावी अप्रभावी नहीं है, इसमें केवल गुण सूत्रों में कोई विकार हुआ है। ठीक है, तो सुनो तो सही, अब गुण सूत्रों में विकार दो तरह का हो सकता है। गुण सूत्रों में जो विकार होगा वो कितने तरह का हो सकता है भाई? दो तरह का हो सकता है। गुण सूत्रों में विकार जो है वो दो ही तरह का हो सकता है। कैसा? या तो गुण सूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाए या गुण सूत्रों की संरचना में परिवर्तन आ जाए। देखो भाई, लॉजिकली सोचना है, कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस से सोचिएगा। गुण सूत्रों में विकार है, गुण सूत्रों में कोई लफड़ा है, तो लफड़ा तो दो ही तरीके से हो सकता है, या तो गुण सूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ गया हो या गुण सूत्रों की संरचना में परिवर्तन आ गया हो। तो सुनो तो सही, दो ही प्रॉब्लम होगी ना भाई। एक तो है गुण सूत्र की, गुण सूत्रों की संरचना में परिवर्तन। संख्या पढ़ेंगे पहले तो हम, गुण सूत्रों की संख्या। अरे यार, संख्या कैसे लिखते हैं, मैं तो भूल ही गया।
हां, गुण सूत्रों की संख्या में परिवर्तन और या गुण सूत्रों की संरचना में परिवर्तन। तो समझ रहे हो, गुण सूत्रों में सुन लो तो सही, गुण सूत्रों के अंदर दो ही तरह के घोचे हो सकते हैं। गुण सूत्रों में दो ही तरह का लफड़ा हो सकता है भाई। पहला लफड़ा क्या होगा, या तो गुण सूत्रों की संख्या परिवर्तित हो जाए, या दूसरा लफड़ा क्या होगा, गुण सूत्रों की संरचना में परिवर्तन आ जाए। अब गुण सूत्रों की संख्या में परिवर्तन दो तरीके से होगा भाई। हां, दो तरीके से। एक होगा सगुणिता, जिसे हम कहते हैं यूप्लॉइडी, और एक होता है असगुणिता, जिसे हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, तो आज तो हम क्या करेंगे, अरे परिवर्तन की गलत है क्या स्पेलिंग, मतलब माफ कर दीजिए, बहुत बहुत माफ कर दीजिए भाई, परिवर्तन गलत कर दिए ना मैं, ये लो। ठीक है, चलो माफी दे दो भाई, माफ कर दो, परिवर्तन गलत लिखा है। अब मात्राओं में भाई हिंदी तो मेरी थोड़ी कमजोर है, बट ठीक है, आप सिखाते रहो। देखो, मैं बायोलॉजी सिखाता रहूंगा, आप हिंदी सिखाता रहो, बहुत बढ़िया, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे, बहुत कुछ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, तो आज हम क्या पढ़ेंगे भाई, गुण सूत्रों में परिवर्तन पढ़ेंगे, गुण सूत्रों में विकार, गुण सूत्रों में कोई डिफेक्ट पढ़ेंगे, और सबसे पहले संख्या में परिवर्तन पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले संख्या में परिवर्तन पढ़ेंगे, सगुणिता जिसे कहते हैं यूप्लॉइडी, और असगुणिता जिसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले सगुणिता या यूप्लॉइडी की बात करेंगे भाई। और सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, पहले हम बात करेंगे सगुणिता की। अब देखो भाई, बहुत मजा आएगा ये भी। हां यार, अंग्रेजी, देखो माध्यम तो अंग्रेजी। You know, I was very comfortable with English, you see, my students, but you students have taught me Hindi, so you know, I can speak in Hindi as well. I have no problems, I have no issues. I can talk in English, I can talk in Hindi, I can talk in Bihari and Marwari and Rajasthani. I love all kind of languages, you see. I love all kind of languages, my friends, my students. You know, you want me to talk in German, I can talk in German. You want me to talk in English, I can talk in English. You want me to talk in Hindi, I can talk in Hindi. और बिहारी भी बोल सकते हैं, और पंजाबी भी बोल सकते हैं, भाई मुंडा सब बोल सकते हैं, मुंडा याद रखना, मुंडा चम नहीं छोड़ेगा, हम बहुत सारे चीज बोल सकते हैं। चलो इधर ध्यान देंगे भाई, फ्राइडे है, थोड़ा मजाक तो मस्ती तो बनता ही है ना बीच बीच में, थोड़ा बीच में मजा भी बनेगा। अच्छा, एंड मैंने कहा था ना, और बायोलॉजी में कंटेंट तो दूंगा, क्वालिटी बायोलॉजी दूंगा, लेकिन बीच बीच में साला एंटरटेनमेंट का तड़का भी मिलता रहेगा आपको। हाँ, ओके, चलो आओ यहां पर। सगुणिता क्या होती है बताता हूं आप लोगों को। हाँ, अरे आई लव यू टू यार, आई लव यू यार, स्टूडेंट्स यार, आप लोग यार वैसे बढ़िया, बस सीखते रहो। मैंने कहा ना, झूठ नहीं, बेईमानी नहीं, तो देन आई लव यू। बस पढ़ाई, मेहनत, ईमानदारी। अब आ जाओ, यूप्लॉइडी में क्या होता है, सुनो भाई, सुनो भाई। अरे जर्मन बोलो, मैं जर्मन बोलूंगा तो समझ ही नहीं आएगा आप लोगों को यार, काहे मजे ले रहे हो। जर्मन में, हम जर्मन सीखा हूं मैं, जर्मन आती है मेरे को। वी हाइजन जी, वोहर कमेन जी। हाँ, ऐसा मत बोलो, बहुत लैंग्वेजेस। अरे हम कम नहीं है भाई, पहुंची भी हंसती हैं, ऐसे काहे मजे ले रहे हो। बहुत बढ़िया टीचर से पढ़ रहे हो, मैं बता रहा हूं ईमानदारी से, और नीट में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा जीवन में आप लोगों को, याद रखना, सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो सुनो, अब यूप्लॉइडी में या सगुणिता में क्या होता है, सुन लेना। यहां पर मैंने कहा एक कोशिका है, एक कोशिका में केंद्रक है जिसमें गुण सूत्रों की संख्या कितनी है, 2n।
ठीक है, 2n है। 2n मतलब ये द्विगुणित है। अरे 2n का मतलब क्या है भाई? ये द्विगुणित अवस्था है, इसमें गुणसूत्र और उसका जोड़ा है, तो डिप्लॉइड है यानी 2n है। अब 2n से अगर ये 3n, 4n, 5n, 6n ऐसा हो जाए, ठीक है, यानी क्या हो रहा है? गुण सूत्रों के जोड़े जो है, गुण सूत्रों के जोड़े में अगर वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं यूप्लॉइडी या सगुणिता। सगुणिता या यूप्लॉइडी का मतलब क्या है कि जब गुण सूत्रों का पूरा जोड़ा बढ़ जाता है। देखो, गुण सूत्र का जोड़ा कितना था? 2n। अब 2n से 3n, 4n, 5n, 6n, जब पूरा का पूरा गुण सूत्र के जोड़े में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहेंगे? यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी या सगुणिता का अर्थ है गुण सूत्रों के जोड़े में होने वाली वृद्धि। पूरा का पूरा गुण सूत्र का जो जोड़ा है वो वृद्धि करेगा। तो क्या हो रहा है यहां पर? सगुणिता में गुण सूत्र जोड़े में वृद्धि देखी जाती है। तो सगुणिता का मतलब पहली चीज याद रखना भाई, ठीक है? अब सुन लेंगे, पूरा का पूरा गुण सूत्र का जोड़ा जब वृद्धि करेगा तो उसे क्या कहेंगे? सगुणिता। अब सवाल है कैसे होगा ऐसा, ठीक है? कीकर होवेला मारवाड़ी, कीकर होवेला, ओए 3n, 4n, 5n, 6n आवेला कीकर भाई, कीकर आवेला। तो थोड़ा था मैं बताऊंगा आपने, हैंगाने बताऊंगा बार कीकर आवे का ही नहीं, ऐसा टेंशन ना लेना भाई। कीकर आवेला बार बताऊंगा आपने, आप भी देखोला ने मैं भी बताऊला ने मैं भी देखूला हाथे हाथे, ठीक है? धन्यवाद। चलो अब इधर ध्यान देंगे। तो गुण सूत्रों के जोड़े में वृद्धि कैसे होगी? गुण सूत्र के जोड़े में वृद्धि कैसे होगी? सुनो तो सही यार। अब देखो, एक मिनट सुन लो, अब पढ़ाई नहीं, अब 15-20 मिनट थोड़ा पढ़ाई मेहनत करेंगे ना अभी बाद में, ठीक है? अब मेहनत करने हैं, पढ़ाई करनी है, सीखना है ना, पहले सीखो फिर वापस एंटरटेनमेंट थोड़ा 20-25 मिनट बाद। ये मेरे पास एक सेल है बच्चों, और ये सेल है मेरे पास, ये 2n है, इसमें मैंने गुण सूत्र ये 2n दे दिया, ठीक है भाई? ये मेरे पास एक कोशिका है, कोशिका का केंद्रक है, कोशिका का केंद्रक जो है उसमें ये गुण सूत्र के जोड़े हैं। ए मतलब क्या है भाई? गुण सूत्र के जोड़े 2n। अब सुनो क्या होगा। अब मैंने क्या किया, इसमें केंद्रक विभाजन हुआ, इसमें क्या होगा? केंद्रक विभाजन करूं, ये रहा, इसमें मैंने केंद्रक विभाजन किया, ए, ठीक है? कोशिका विभाजन थोड़ा बहुत तो याद है। तो हमने क्या किया, ये गुण सूत्रों के जोड़े में सबसे पहले क्या किया, कोशिका में जब विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन में सबसे पहले केंद्रक विभाजन होता है, तो ये अपन ने केंद्रक विभाजन कर दिया। अब सामान्य रूप से क्या होता है बच्चों? सामान्य रूप से केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है ना। अब अगर कोशिका द्रव्य विभाजन ना हो, अब अगर कोशिका द्रव्य विभाजन ना हो तो ये क्या हो गया भाई? एक सेकेंड, तो अब क्या हो गया? ये कोशिका तो थी 2n, अब ये कोशिका क्या हो गई? 4n हो गई। सगुणिता कैसे उत्पन्न हो रही है? सगुणिता कैसे उत्पन्न होती है कि जब केंद्रक विभाजन तो हुआ, लेकिन केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ। तो जब कोशिका में केंद्रक विभाजन हुआ
लेकिन उसके पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ, तो देखो 2n से 4n गुणसूत्रों के जोड़े में वृद्धि हो गई ना, और गुणसूत्रों के जोड़े में जब वृद्धि होगी तो उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही यूप्लॉइडी या सगुणिता कहते हैं। तो सगुणिता का दो कारण बताऊंगा बच्चों, अभी मैंने क्या एक पहला कारण बताया है। तो सगुणिता किस कारण आ रही है? सगुणिता का कारण क्या है भाई? कारण है कि केंद्रक विभाजन होने के पश्चात, केंद्रक विभाजन होने के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन ना हो पाना। तो केंद्रक विभाजन तो हुआ, केंद्रक विभाजन होने के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा, तो आपके पास क्या हो जाएगी? सगुणिता। क्या होगी? सगुणिता हो जाएगी। अब इसका सबसे प्रमुख उदाहरण क्या हो गया बच्चों? इसका सबसे प्रमुख उदाहरण हो गया बहुगुणिता। इसका उदाहरण क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता। भाई देखो 2n से ज्यादा, भाई जब द्विगुणित गुणसूत्र से ज्यादा जोड़े होते हैं 3n 4n 5n 6n 7n, तो ये सब बहुगुणिता है ना। 3n 4n 5n 6n 7n, ये सब जैसे ही द्विगुणित से ज्यादा 2n से ज्यादा गुणसूत्र का जोड़ा होगा तो आपके पास बहुगुणित आएगी। तो यह कोशिका 2n से 4n कैसे हुआ, यह मैंने आपको बता दिया। अब सुनो, यह बहुगुणिता भी दो प्रकार की होती है, सुन लेना पहले। यह जो बहुगुणिता है ना, यह भी हम कितने प्रकार की पढ़ेंगे? दो प्रकार की बहुगुणिता बताऊंगा। आ जाओ। बहुगुणिता मतलब सगुणिता का उदाहरण क्या है? बहुगुणिता। अब बहुगुणिता के प्रकार हम बात कर रहे हैं। तो अब अपने पास होता है बहुगुणिता के प्रकार। बहुगुणिता के दो प्रकार पढ़ेंगे हम। एक जिसे हम कहते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी, जिसे हम कहते हैं स्वबहुगुणिता। ये जो अभी मैंने समझाई आपको, ये जो अभी मैंने आपको समझाई, क्या समझाई थी? यहां पर था, यहां पर ये ए था, 2n, केंद्रक विभाजन हुआ लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ, तो 4n, ये ए और ए। तो स्वबहुगुणिता का मतलब क्या है बच्चों? सुन लेना। स्वबहुगुणिता का मतलब क्या है? ऑटो का मतलब क्या है? सेल्फ, खुदी। तो यहां पर देखो खुदी के गुणसूत्र जोड़े बढ़ रहे हैं। भाई एक ही कोशिका के, एक ही जीव के गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कोई गुणसूत्र बाहर से तो नहीं आ रहे ना, कोई दूसरे गुणसूत्र का जोड़ा तो नहीं आ रहा, खुदी का गुणसूत्र जोड़ा है वही वृद्धि कर रहा है। तो जब खुद का गुणसूत्र जोड़ा वृद्धि करता है तो उसे स्वबहुगुणिता कहते हैं। तो स्वगुणिता का मतलब है स्वयं के गुणसूत्र जोड़े में वृद्धि। जब खुदी के स्वयं के गुणसूत्र जोड़े में वृद्धि होगी तो उसे हम स्वबहुगुणिता या ऑटो पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, जैसे ये मैंने बता दिया। अब एक और होता है, जैसे ये देखो बच्चों, जैसे ए, ये क्या है? 4n। इसे मैं क्या कह सकता हूं? ऑटो टेट्राप्लॉइड कह सकता हूं। भाई इसमें 4n हो गए ना, 4 का मतलब टेट्रा, 4 का मतलब टेट्राप्लॉइड, और ऑटो क्यों? क्योंकि स्वयं के गुणसूत्र जोड़े में वृद्धि हो रही है।
स्वयं के गुणसूत्र जोड़े में वृद्धि हो रही है। अब दूसरे में क्या होगा सुनो, दूसरा प्रकार भी होगा, दूसरा प्रकार जिसे हम कहते हैं एलोपॉलीप्लॉइडी। एलोपॉलीप्लॉइडी जिसे कहूंगा विषम बहुगुणिता। विषम बहुगुणिता कैसे होगी सुन लो, ये कैसी होगी सुनो। अब इसमें मैंने दो अलग अलग पादप लिए, ट्रिटिकम गेहूं लिया मैंने और सीकेल राई ली। गेहूं का पादप क्या होता है बच्चों, 4n ए। राई का पादप 2n बी। दो अलग अलग पादप हैं। प्राकृतिक रूप से तो दो अलग अलग जातियों के पादपों में संकर नहीं होता। सामान्य रूप से प्राकृतिक रूप से गेहूं का पादप और राई का पादप तो संकर नहीं करता ना। गेहूं का पादप गेहूं के साथ संकर करता है, राई का पादप राई के साथ करता है। प्राकृतिक रूप में तो प्राकृतिक रूप से समान जाति के मध्य ही जनन या संकर होता है। यहां पर दो अलग अलग जाति ली है मैंने, तो कृत्रिम संकर करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं, कृत्रिम संकरण। याद रखना, प्राकृतिक नहीं होता, यह कृत्रिम संकरण करा रहा हूं। अब क्या होगा, इसमें मियोसिस होगी, अर्धसूत्री विभाजन होगा ना, मियोसिस। मियोसिस से यह क्या बन जाएगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है 2n। इसमें मियोसिस होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी n। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, इसमें आधी हो गई। अब इनका संकर होगा, क्या बना, AAB। क्या बना, AAB। 3n बना 3n। पूछ रहे थे ना सर 2n से 3n कैसे बन सकता है, 3n कृत्रिम रूप से बनेगा। बना 3n, लेकिन इसमें समान गुणसूत्र हैं या अलग अलग गुणसूत्र हैं? इसमें समान गुणसूत्रों में वृद्धि है या अलग अलग गुणसूत्रों में वृद्धि है? अलग अलग गुणसूत्र, अलग अलग जीव के गुणसूत्र हैं। तो यह विषम बहुगुणिता हुई। यहां पर विषम गुणसूत्र जोड़ों की वृद्धि। यहां क्या होती है, विषम गुणसूत्र जोड़ों की वृद्धि। अब इसमें अपन कॉल्चिसीन का उपचार दो। अगर कॉल्चिसीन के बारे में बताएंगे बच्चों, कॉल्चिसीन क्या करता है, गुणसूत्रों को डबल कर देता है, गुणसूत्रों को दुगुना कर देता है। कॉल्चिसीन एक रसायन है, एक एल्कलॉइड है, रसायन। तो रसायन ये गुणसूत्रों को दुगुना कर देगा। दुगुना कर देगा तो क्या हो जाएगा, AAB 6n। इसे कहते हैं ट्रिटिकेल, गेहूं और राई का मिश्रण। ये क्या है, 6n ट्रिटिकेल। ये गेहूं और राई का मिश्रण है, इसीलिए इसको ट्रिटिकेल कहते हैं। गेहूं का ट्रिटी लिया, राई का केल लिया, तो बना ट्रिटिकेल। यह पहला कृत्रिम अनाज बनाया गया था। भारत में क्या, पूरे विश्व में सबसे पहला कृत्रिम अनाज ये ट्रिटिकेल बनाया गया। गेहूं और राई का कृत्रिम संकर करा, तो इसमें विषम गुणसूत्र के जोड़े बढ़ गए। विषम गुणसूत्र के जोड़े हैं ना, A और B, दो अलग अलग गुणसूत्र के जोड़े से वृद्धि हो रही है, तो इसे हम विषम बहुगुणिता कहते हैं। तो समझ आ गया, सबसे पहली चीज, गुणसूत्रों के जोड़े में जब वृद्धि होगी, गुणसूत्रों के जोड़े में जब वृद्धि होगी तो उसे हम सगुणिता कहते हैं। और सगुणिता का सबसे पहला उदाहरण होता है बहुगुणिता।
बहुगुणिता का मतलब है गुणसूत्र के जोड़े में वृद्धि हो रही है। अगर स्वयं गुणसूत्र के जोड़े में वृद्धि हो रही है, जैसा केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो रहा, तो उस तरह का बहुगुणिता स्वबहुगुणिता कहलाता है। और जब अलग अलग गुणसूत्र कृत्रिम रूप से दो अलग अलग पादपों से गुणसूत्रों के जोड़े में वृद्धि करवाई है, तो उसे हम एलोपॉलीप्लॉइडी कहते हैं। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि भाई दो अनाज का पोषण एक पादप में आ गया। भाई कृत्रिम संकरण क्यों कराते हैं? ताकि दो अलग अलग पादपों का पोषक माध्यम मिश्रित हो जाए। गेहूं का अलग पोषण होगा, राई का अलग पोषण होगा। अब मैंने दोनों को मिश्रित करके एक नया पादप बनाया जिसमें दोनों का पोषण मौजूद हो, इसलिए दो प्रजातियां ले ली अलग अलग। कॉल्चिसिन पढ़ेंगे, ये कोशिका विभाजन में भी पढ़ाऊंगा, बट कॉल्चिसिन का मतलब है ये गुणसूत्रों की संख्या डबल कर देता है, 3n से 6n। क्यों करता है इसका भी सुन लो। 3n में मियोसिस हो सकता है क्या? कभी भी अगुणित गुणसूत्रों की संख्या हो ना, 3n, 5n, 7n, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधे आधे नहीं हो सकते, इसलिए हम इसको कॉल्चिसिन का उपचार देते हैं। हां, 2n का मतलब गुणसूत्र का जोड़ा होगा उमेश जी, बिल्कुल सही। तो ये तो अपन ने देख लिया भाई, सगुणिता देख ली, बहुगुणिता क्लियर। अब हम बात करेंगे असगुणिता पर। अब किसकी बात करेंगे भाई? असगुणिता की बात करेंगे। असगुणिता, या जिसे हम कहेंगे एन्यूप्लॉइडी। ये इतने दिनों से आप बोल रहे थे ना सर, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इसी में। अरे ट्रिटिकेल साइंटिफिक नाम है, इसकी हिंदी थोड़ी होगी। ट्रिटिकेल की हिंदी थोड़ी होगी भाई। ट्रिटिकेल का काम बताया तो ना, गेहूं और राई दोनों का पोषण एक ही पादप में, एक ही अनाज में मिल जाएगा, इसलिए बनाया था, इसीलिए बनाया था। अब असगुणिता में क्या होगा, ध्यान देंगे। असगुणिता या एन्यूप्लॉइडी, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या, इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो परिवर्तित होगी। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तित होगी, लेकिन इसमें पूरा का पूरा गुणसूत्रों का जोड़ा परिवर्तित नहीं होगा। इसमें पूरा का पूरा गुणसूत्र का जोड़ा जो है वो परिवर्तित नहीं होगा। गुणसूत्रों में से कुछ गुणसूत्र कम या ज्यादा हो जाएंगे। पूरा का पूरा गुणसूत्र जोड़ा जो है वो परिवर्तित नहीं होगा। गुणसूत्र के जोड़े में से एक या कुछ गुणसूत्र जोड़े जाएंगे या विलोपित हो जाएंगे। तो असगुणिता या एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है बच्चों, सुनो तो। इस प्रकार में या इस प्रकार के गुणसूत्र विकार में, इस प्रकार के गुणसूत्र विकार में एक अथवा कुछ गुणसूत्र, एक अथवा कुछ गुणसूत्र जोड़े जाते हैं अथवा विलोपित होते हैं। तो इस प्रकार के गुणसूत्र में क्या होगा बच्चों? हां, कॉल्चिसिन एक द्वितीयक उपापचयक है, बिल्कुल पढ़ा था, कॉल्चिसिन एक द्वितीयक उपापचयक है, बिल्कुल सही। तो एक अथवा कुछ गुणसूत्र जोड़े या विलोपित होते हैं, मतलब या तो जोड़े जाते हैं, ऐड, या डिलीट होते हैं।
जैसे उदाहरण देखें तो जैसे 2n में से एक गुणसूत्र डिलीट हुआ, एक कम हुआ, तो उसे कहेंगे मोनोसोमी। एक गुणसूत्र अतिरिक्त आ गया तो उसे कहेंगे ट्राइसोमी। दो गुणसूत्र विलोपित हो गए दोनों, तो उसे कहते हैं नलीसोमी। और दो अतिरिक्त हो गए तो उसे कहते हैं टेट्रासोमी। कैसे होंगे अभी तो अपन देखेंगे। एक या एक से ज्यादा गुणसूत्र, एक या कुछ गुणसूत्र या तो जोड़ दिए जाएंगे या विलोपित हो जाते हैं, उसे हम असगुणिता कहते हैं। अगर एक गुणसूत्र कम हो गया तो मोनोसोमी, एक अतिरिक्त हो गया तो ट्राइसोमी, दो कम हो गए तो नलीसोमी, दो जुड़ गए तो टेट्रासोमी। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, 2n -1 को हम कहते हैं डबल मोनोसोमी, या 2n +1 को क्या कहोगे, डबल ट्राइसोमी। मतलब समझ रहे हो इसका? देखो भाई, 2n -2 और 2n -1 में क्या फर्क है भाई? 2n -2 और 2n -1 में क्या फर्क है? 2n -2 का मतलब है एक ही गुणसूत्र के दोनों जोड़े, एक ही गुणसूत्र के जो एक जोड़ा है ना, वो दोनों के दोनों अगर विलोपित हो जाए तो 2n -2। और अगर 2n -1 का मतलब है अलग अलग जोड़े के एक एक गुणसूत्र हट जाए, अलग अलग जोड़े के एक एक गुणसूत्र कम हो जाए तो -1 और -2 का मतलब है जो गुणसूत्र का जोड़ा है दो, वो पूरे के पूरे विलोपित हो जाए। अब ऐसे क्यों होता है भाई? इसका कारण सवाल है। तो ये सर असगुणिता किस कारण होती है, सुनो तो सही। तो इसका कारण है समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण ना होना, यानी जिसे हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। अभी समझाऊंगा इसको, इस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे भाई। अरे 2n तो ऑलरेडी होता है भाई। अरे वाह, गेहूं प्लस राई इज कॉल्ड गहराई। क्या जोक मारा है ऋतु जी, बेहतरीन। देखो देखो, जीवन में देखो, आपको ऐसे बिल्कुल जरूरी है, जोक अच्छा होना चाहिए। तो देखो, गेहूं प्लस राई को सर गहराई कहेंगे। वाह वाह, कितनी गहराई है इस बात में, बेहतरीन भाई, बहुत अच्छा। अब सुन लो एक बार यार, एक आखिरी चीज बता दूं, फिर तो आपके कमेंट्स ही देख लूंगा, फिर बता भी दूंगा टेस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। यार मेरे को पता है एक चीज बहुत खराब लगती है, मैं आपको बता रहा हूं। जब अपन कोई टॉपिक समझ रहे हो ना, तो टॉपिक से हटके जब आप कमेंट्स करते हो तो काहे मजा आता है उसमें आप लोगों को, मेरे को बताओ जरा। असल सच में हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सर टेस्ट का सिलेबस कब आएगा सर? टेस्ट का सिलेबस क्या है सर? अगला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे सर? ये कमेंट करने की चीज है क्या? बताओ ना, मेरे को दुख होता है ना यार। पढ़ने आए हो ना, क्लास में सीखने आए हो ना, टॉपिक को समझने आए हो ना, तो टेस्ट का सिलेबस तो लास्ट के 5 मिनट में भी पूछ सकते हो ना। अगला चैप्टर कौन सा चालू होगा वो बाद में भी पूछ सकते हो ना। टॉपिक के बीच में कैसे कमेंट कर रहे हो यार? तो कैसे पढ़ोगे मुझे बताओ। सर मेरा कमेंट देख सकते हो क्या? नहीं तो मैं कहां देखूं, मैं कैसे पढ़ाऊं, आप मुझे बताओ। मैं आपके कमेंट देखने के लिए बैठा रहूं तब बहुत मजा आएगा भाई। मैं अभी आपके कमेंट देखता रहूं, आप कमेंट करते रहो, जीवन ऐसे ही निकल जाएगा हमारा। मैं आऊं सुबह सुबह नहा धो के तैयार होकर आऊं और आऊं, लाओ भाई कमेंट करो, आपके कमेंट ही देखने आया हूं मैं आज। जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कमेंट ही चाहिए आपके।
काहे मजे ले रहे हो यार? सीखने आए हैं, जानने आए हैं, आनंद लेने आए हैं ना, तो फिर सीखोगे कैसे? आनंद कब आएगा? जब सीखोगे ना। तो सीखने में कैसे मैं कैसे पढ़ाऊं मैं, बताओ आप लोगों को? अच्छा, कमेंट देख देख के पढ़ाऊं क्या? ये देखो, ये है कैमरा और उधर चलते हैं कमेंट। तो मेरे को कमेंट देखना है ना, तो देखो मेरे को हटना पड़ेगा और मैं खुद साइड में देखना पड़ेगा। तो कैसे देखूं मैं, बताओ? या तो मैं कमेंट देख लूंगा या मैं पढ़ा सकता हूं। और लास्ट के 10-15 मिनट तो कमेंट देखता हूं ना, आपके रोज बात करते हैं ना अपन। तो ऐसे मत करो ना। पढ़ाई के समय पढ़ाई, मेहनत के समय मेहनत करना है। एंटरटेनमेंट मेरी गारंटी है, डोज देता रहूंगा एंटरटेनमेंट का। कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो समझ आती है, आप कमेंट कर दोगे। पढ़ाई पे ध्यान दो यार, थोड़ा मेहनत पे ध्यान दो ईमानदारी से। तो इन सब का कारण क्या है? समजात गुणसूत्र पृथक्करण नहीं हो पाते। ठीक है? अरे बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुन लो कैसे होगा ये कैसे आएंगे सर? ये गुणसूत्र +2 -2 +1 -1 कैसे आएंगे भाई? कैसे आएंगे? सचिन जी बिल्कुल पूछिएगा डाउट, लेकिन लास्ट के 10 मिनट में। अभी एक टॉपिक समझा रहा हूं, फिर पूछ लिएगा। तो एग्जाम्पल देखो भाई, सबसे पहले तो एग्जाम्पल बता रहा हूं और फिर कैसे आएगा कारण बताऊंगा, सुन लेना। देखो भाई, ये 2n-1, 2n-1 को मैं कहता हूं मोनोसोमी, कहता हूं। और इसका उदाहरण हम पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम में। इसका उदाहरण क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम। फिर 2n+1, इसे कहते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी के उदाहरण बहुत सारे हैं भाई। ट्राइसोमी के उदाहरण में हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, क्रिमिनल या जेकब सिंड्रोम, और एक और सुपर फीमेल्स। ये सब किसके उदाहरण है? ट्राइसोमी के। देखो, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सुन लेना। सिंड्रोम का मतलब होता है जब ऐसा कोई रोग, ऐसी कोई बीमारी जिसमें कई सारे लक्षण देखे जाएं। ऐसी कोई बीमारी या ऐसा कोई रोग जिसमें कई सारे लक्षण देखे जाएं, उसको सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है ना? सिंड्रोम भी बीमारी है, लेकिन सर रोग और सिंड्रोम का फर्क मतलब क्या है? तो सिंड्रोम भी एक रोग है, लेकिन एक ऐसा रोग है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारे लक्षण प्रकट होते हैं। तो जब बीमारी के बहुत सारे लक्षण प्रकट होते हैं ना, तो उसे सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है? अब एनसीईआरटी में तो हमारे पास सिर्फ टर्नर सिंड्रोम है, डाउन्स है, क्लाइनफेल्टर है, लेकिन ई भी पढ़ने हैं। ठीक है? अब सुन लो, सवाल है सर ये उत्पन्न कैसे होंगे? ठीक है, ये सर सब किस कारण आएंगे? सर ये मोनोसोमी एक गुणसूत्र कम कैसे होगा? ट्राइसोमी एक गुणसूत्र अतिरिक्त कैसे आएगा? तो अब समझा रहा हूं, ध्यान से समझना कैसे आता है। देखो, कारण तो मैंने क्या लिखा है यहां पर? समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण ना होना। जब समजात गुणसूत्र पृथक्करण नहीं करते, जब समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण नहीं होता, तब यह बीमारी ऐसे आती है। तो कैसे है? सुनो सुनो, इन सब के लक्षण तो बाद में देखेंगे, बट पहले कारण तो समझो भाई।
अरे उदय जी आई लव यू यार, थैंक यू यार। आ जाओ, कारण सुनो। देखो अब सवाल कैसे करने हैं सब बता दूंगा, याद रखो। पुरुष का जीनी प्ररूप बनाते हैं। देखो भाई, पुरुष में कितने गुणसूत्र हैं? 46 होते हैं। ध्यान से समझो यार, बहुत चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत जोरदार चीज बता रहा हूं। पुरुष 46 गुणसूत्र हैं, कैसे लिखोगे? 44 ऑटोजोम्स होंगे और एक्स और वाई। हां या ना? पुरुष में 46 गुणसूत्र हैं, तो 46 गुणसूत्र में 44 तो अलिंगी गुणसूत्र होते हैं 44, और लैंगिक गुणसूत्र हैं फॉर एक्स और वाई। महिला की बात करें हम, महिला में भी 46 गुणसूत्र होंगे 46, 44 ऑटोजोम्स और एक्स एक्स। सही, यही जीनी प्ररूप होता है, यही जीनी प्ररूप होते हैं ना पुरुष और महिला के। अब सुनो तो सही, अब अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा भाई। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तभी तो समजात गुणसूत्र पृथक्करण करते हैं। अरे भाई, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण कब होगा? जब अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो ई था 2n, अरे ई था 2n ना, डिप्लॉइड है, जोड़े हैं। अब गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी होगी, 22a प्लस एक्स। समझो हर चीज को, 22a प्लस वाई। स्कूल में सब रटवाते हैं, मैं बता रहा हूं। और साला स्कूल में रटवाते हैं, कोचिंगों में भी रटवाते हैं जेनेटिक्स। हाँ याद होगा, ऐसे याद रख लेना। अरे कैसे आया बता रहा हूं, याद रखना हर चीज कैसे आई। E22a प्लस वाई आया, यही होगा। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई ना, n और n। इसे गुण समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण कहते हैं। यहां पर भी ऐसा ही होगा भाई। ई देखो 22a प्लस एक्स और E22a प्लस एक्स, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है भाई? हम मानव में ही पढ़ रहे हैं सब, ये सब मानव में ही पढ़ रहे हैं भाई। पादप में कहां सिंड्रोम है? मानव की बात हो रही है। अरे राकेश जी बहुत बड़ी बात कर दी, धन्यवाद। ऐसा तो हम सबको पता है, यही होता है। अब सुनो, अब मैंने क्या समझाने के लिए, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि महिला में, सुनो तो सही, महिला में, ओए तेरी, एक्स गुणसूत्र का पृथक्करण नहीं हो रहा। एक्स गुणसूत्र का पृथक्करण नहीं हो रहा। अब सुनो, अगर महिला में एक्स गुणसूत्र का पृथक्करण नहीं हो रहा तो अब क्या होगा? ये दोनों एक्स का, एक्स और एक्स, ये पृथक्करण नहीं हो रहा भाई। इधर देखो, ये मेरे दो हाथ हैं, ये मेरे दो हाथ हैं, मतलब समजात गुणसूत्र हैं। ये हाथ अलग हो रहा है, ये हाथ अलग हो रहा है, तो ये मेरे हाथों का पृथक्करण हो रहा है। ये हाथ अलग, ये हाथ अलग, हाथों का, हाथों के जोड़े का पृथक्करण हो रहा है। इसी तरह से समजात गुणसूत्र का जोड़ा है, उसका भी पृथक्करण होता है। महिलाओं में दो एक्स हैं, एक एक्स अलग, दूसरा एक्स अलग, यही होता है। अब मैं कह रहा हूं ये एक्स गुणसूत्र का पृथक्करण नहीं हो रहा, ये दोनों हाथ अलग अलग नहीं हो रहे, तो क्या होगा? दोनों साथ ही रहेंगे। अगर दोनों अलग अलग नहीं होंगे तो दोनों साथ साथ रहेंगे। तो अब क्या होगा? अब दो एक्स गुणसूत्र साथ साथ हो जाएंगे और दूसरे में कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा तो यहां पर शून्य लिख दिया मैंने। कुछ नहीं मिला तो शून्य लिख दिया, जीरो। कुछ लिखो या ना लिखो, मैंने जीरो लिख दिया। अब क्रॉस करो तो पहला क्रॉस,
एक सेकेंड, अब क्रॉस करो इसका और इसका, क्या हुआ 44a प्लस एक्स एक्स एक्स, इसका 44a प्लस एक्स एक्स वाई, इसका 44a प्लस एक्स जीरो, और क्या रह गया भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, और ये 44a प्लस वाई जीरो। तो कितने गुणसूत्र हो गए इसमें, 47 2n प्लस 1, ये 44a प्लस एक्स एक्स वाई कितने गुणसूत्र, 47 2n प्लस 1, एक अतिरिक्त, इसमें एक कम 45 2n माइनस 1, ये भी 45 2n माइनस 1, ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं सुपर फीमेल, यही है सुपर फीमेल। उड़ती नहीं है भाई, हां हवा में नहीं उड़ेगी ये, सुपर फीमेल मतलब लैंगिक लक्षण ज्यादा विकसित होते हैं। ये मान क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ेंगे सब डिटेल में, ये सब आगे बताऊंगा, सिर्फ कारण समझाया है अभी। ये टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी का उदाहरण, और ये घातक होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है भाई, ये बच्चा पैदा ही नहीं, पैदा होते ही मर जाता है, Y0। तो आप समझ रहे हो कि ये +1 -1 कैसे आता है, जब समजात गुणसूत्र पृथक नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, कुछ भी कारण हो सकता है, कोई प्रोटीन नहीं बना, कोई प्रोटीन की कमी हो गई, कुछ भी हो सकता, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन अगर समजात गुणसूत्र का पृथक्करण नहीं होगा तो फिर यह असगुणिता आ जाती है। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में भाई, आई कि नहीं आई बात समझ में। घातक का मतलब, घातक और लीथल का मतलब मर जाता है। घातक जीन्स पढ़ाऊंगा आगे, अभी अपन ने घातक जीन्स नहीं पढ़ी है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन घातक का मतलब वो जीवित नहीं रह पाता, मर जाता है। यह मजदूर का हाथ है कातिया, वो घातक फिल्म याद है, वो भी सनी देओल वाली फिल्म थी। हां ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ये अब एक सवाल कर लें, अब एक सवाल करें। देखो क्लियर तो दब है जब सवाल करेंगे भाई। सुपर मेल नहीं होता भाई, सुपरमैन होता है, वो भी भारत, वो भी कहां से, क्रिप्टॉन से आया है। और सुपरमैन सिर्फ फिल्मों में होता है भाई। हां 3 नंबर क्यों नहीं मरता, बताएंगे ना क्यों नहीं मरता 3 नंबर। ये टर्नर सिंड्रोम है, महिला है, ये बांझ होती है, नहीं मरती है। एक्स गुणसूत्र चाहिए सर्वाइवल के लिए, याद रखना, बिना एक्स गुणसूत्र के कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन करें अब, प्रश्न कराऊं क्या भाई, फिर बात भी करेंगे आपसे। एक प्रश्न कर लेते हैं फिर गप्पे मारेंगे भाई। बोलो क्या कहते हो। हां सुपर फीमेल संतान को जन्म दे सकती है शनि जी, बिल्कुल देख सकते। एक्स नॉट घातक क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एक्स चाहिए अगर जीवित रहना है, तो याद रखना एक्स के बिना जीवन नहीं है। सुमित जी अब सुनो तो सही, क्या बैक स्लाइड चाहिए, सुनो। अब ये जो डाउन सिंड्रोम है ना, एक सवाल करा रहा हूं बच्चों, एक सवाल करो ना। ये जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम में आप लोगों को पता होगा क्या होता है। डाउन सिंड्रोम में 21वें ऑटोजोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये जो डाउन सिंड्रोम होता है,
डाउन सिंड्रोम में 21वें ऑटोसोम की अतिरिक्त कॉपी आ जाती है। लक्षण वक्षण तो सब हम आगे पढ़ेंगे भाई। तो इधर मैं काम कर रहा हूं, पहले एक चीज बता रहा हूं, फिर सवाल पूछ रहा हूं। देखो, ये जो डाउन सिंड्रोम होता है ना, ये डाउन सिंड्रोम में 21वें ऑटोसोम की अतिरिक्त कॉपी आ जाती है। ठीक है, 21वें ऑटोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, बस इतना याद रखना। अब सुनो, सवाल है, पिता सामान्य है, माताजी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। पिताजी सामान्य है, माताजी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। सो संतति में कितने प्रतिशत रोगी होने की संभावना है? बेटा कौन से सिंड्रोम में क्या क्या होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा बेटा, वो आगे बताऊंगा यार सब। ओके, जवाब आने चालू हो गए हैं भाई। करे सॉल्व। पिता सामान्य है, याद रखना, ये इसको वैसे नहीं करोगे भाई, सुन लेना, ये वो ऑटोसोमल रिसेसिव प्रभावी ऐसे नहीं करोगे, ये मेंडेलियन रोग नहीं है। पिता सामान्य है तो जीनी प्रारूप, मैंने कहा था सफाल न्यूमेरिकल कैसा भी होगा, हलवा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? हलवा बनाने के लिए जीनी प्रारूप सामग्री सही है भाई, नहीं होता ऐसा किसने कहा? इधर ध्यान देंगे। तो पिताजी सामान्य है 44A प्लस XY, पिताजी सामान्य है, जीनी प्रारूप क्या हो गया? 44A प्लस XY हो गया ना। माताजी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं, तो माताजी का जीनी प्रारूप 45A प्लस XX हुआ ना। बताओ ईमानदारी से, ऐसा किसने किया है? माताजी का जीनी प्रारूप 44 नहीं 47 45 हो जाएगा ना। 21वें ऑटोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी, तो माताजी पीड़ित है डाउन सिंड्रोम से, माताजी पीड़ित है तो 45A लेना। माताजी 45A लेंगे भाई। तो अब युग्मक बनाओ। युग्मक कैसे बनेंगे भाई? 22A प्लस X
22a+y बने आधे आधे, यहां पर तो आधे आधे। बहुत अच्छा। यहां पर अब क्या करोगे? 22.5 बांटोगे क्या? नहीं ना, एक में 23 आएंगे, एक में 23, एक में 22। एक में 23, एक में 22। अब आप क्रॉस कर लो। 45a+xx, ये रोगी है पुत्री। 44a+xx, 45a+xy, 44a+xy। तो आपके पास रोगी, ये देखो, ये रोगी और ये रोगी, चार में से कितने हैं? दो हैं। चार में से दो हैं, कितना प्रतिशत? 50। बहुत अच्छा भाई, जिन्होंने भी ऐसे ही किया है, लोकेश जी बहुत अच्छा, सुमित्रा जी बहुत अच्छा, जवाब जिन्होंने बहुत जनों ने सही दिए, बहुत अच्छी बात है। तो समझ तो आ गई। कैसा देखो यार, कितने तरह के सवाल करा दिए यार आनुवांशिकी में। यार देखो, क्लास के अंदर अपन ने 50, 60, 70 सवाल करा दिए होंगे यार। अब इतना सारा करा दिया यार जेनेटिक्स, तो हर तरह के न्यूमेरिकल बता दिए कैसे करना है। जीनी देखो, कैसा भी सवाल हो, जीनी प्रारूप सही बना दिए हो ना, तो फिर गलती नहीं हो पाएगी। अगर जीनी प्रारूप सही बना दिए हो तो साला आनुवांशिकी में गलती ही नहीं हो सकती है। क्लियर है भाई? अब सुन लो भाई, टेस्ट में तो वैसे आपका सिलेबस आपकी लाइब्रेरी में दे रखा होता है। लाइब्रेरी में देख लेना, सिलेबस दे रखा है। नहीं दे रखा होगा तो जेनेटिक्स हमने यहां तक पढ़ी है ना, यहां तक आएगी भाई। ठीक है, तो जितना हमने पढ़ा है, मैंने कहा था शुक्रवार तक जितना हम पढ़ेंगे उतना आपके टेस्ट में आएगा। तो यहां तक हमने पढ़ा है, यहां तक हम टेस्ट में देंगे। ठीक है भाई, तो बार बार मत पूछेगा टेस्ट में क्या आएगा। नेक्स्ट वीक हम जेनेटिक्स पूरी कर देंगे। 2 या 3 क्लासेस बाकी हैं अपनी। हमको यहां पर हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत पढ़ना है, लिंग निर्धारण पढ़ना है, जीन अभिक्रिया है। 2 से 3 कक्षाओं में हम आनुवांशिकी पूरी कर देंगे भाई। और आनुवांशिकी पूरी करने के बाद हम फिर आणविक जैविकी पढ़ेंगे। हां, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे। बहुत अच्छा किया भाई नीरज जी, आपने भी ऐसा किया तो। ओके सचिन जी, हाँ जैव अणु भी तो आएगा ना, तो टेस्ट में दे रखा होगा, जैव अणु भी आएगा और जितनी आनुवांशिकी हमने फ्राइडे को पढ़ी है वो भी आएगा। सगुणिता में उत्परिवर्तन का प्रभाव कम होता है क्या? बिल्कुल नहीं जुंजा जी, कोई लेना देना नहीं। सगुणिता और उत्परिवर्तन का कोई आपस में लेना देना नहीं है। नहीं भाई, अपन की तैयारी 2022 के लिए है ना, तो ये टेस्ट नीट का पैटर्न 2021 का चेंज हुआ है। 2022 का तो पैटर्न वापस वो सेम ही आएगा। अभी अपन पुराने पैटर्न से ही करेंगे 180 क्वेश्चंस, ताकि पुष्पेंद्र जी, ताकि आप पढ़ाई कर सको, सेल्फ स्टडी कर सको, ताकि समय मिले रिवाइज करने का। याद रखना, टेस्ट जिस दिन होता है ना, उससे पहले एक दिन पूरा रिवीजन के लिए चाहिए। जितना बेहतर तरीके से रिवीजन करोगे तभी तो नंबर अच्छे आएंगे, तभी तो मजा आएगा। तो हमेशा रिवीजन प्रॉपर रखा करो। पूरा शनिवार इसलिए मिलता है ताकि बेहतर तरीके से रिवाइज करो चीजों को और टेस्ट दो हमेशा। प्रबलता क्या है? प्रबलता आगे पढ़ेंगे भाई, जीन अभिक्रिया में बताऊंगा। अभी हमने जीन अभिक्रिया नहीं पढ़ी, प्रबलता नहीं पढ़ी, बहु प्रभाविता नहीं पढ़ी, बहुजीनी वंशागति, सब पढ़ेंगे आगे। बैक पेज दिखा दूं? ये लो बैक वाला पेज, ये रहा भाई। ठीक है, डबल मोनोसोमी में क्या बताऊं यशु जी? डबल मोनोसोमी का मतलब है दो अलग अलग गुणसूत्र, दो अलग अलग जोड़े का एक एक गुणसूत्र कम हो गया हो। सेम ऐसे ही एक एक्स गुणसूत्र का पृथक्करण ना हो, एक ऑटोसोम का पृथक्करण ना हो, तो दोनों में एक एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा ना, 2n -1 हो जाएगा। अरे राम रतन जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
अरे यार क्या मजे ले रहे हो, ट्रांसजेंडर सब अलग होते हैं यार, ऐसे थोड़ी होता है। उसमें आनुवंशिकी, उसमें कार्यकी में चेंजेस आते हैं, वृषण का निर्माण विकास कम हो जाता है। ऐसे फालतू सवाल मत पूछो भाई। अरे नवीन जी बहुत अच्छी अच्छी बात है। सगुणिता वाली स्लाइड चलाऊं? ओके, सगुणिता वाली स्लाइड कहां है भाई? ये रहा सगुणिता। ये वाली चलानी थी या ये वाली चलानी थी भाई? मेरे हिसाब से ये वाली स्लाइड चाहिएगी आपको। हाँ सेम होगा भाई, पिताजी में ना हो तो भी कर लो ना, मैंने तो माता का एग्जाम्पल उदाहरण लिया है। मुमल जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बेटा अगर कोई टेस्ट पेपर सबमिट नहीं हो रहा ना बेटा, तो टेक्निकल टीम से बोलो बेटा, उसमें तो मैं भी नहीं कर सकता ना कुछ। अगर पेपर नहीं, रुद्राक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद, अगर पेपर सबमिट नहीं कर पा रहे हो टेस्ट पेपर, तो बेटा वो तो टेक्निकल टीम चेक करेगी ना बेटा। अरे अगला चैप्टर जो है वो आणविक जैविकी का होगा। आणविक जैविकी यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नहीं 16 एक्सपीरियंस के लिए दे सकते हो नीट, आप बिल्कुल दे सकते हो, कोई भी उम्र हो, अनुभव के लिए नीट का पेपर फॉर्म भर सकते हो भाई। हिमांशु जी धन्यवाद। स्लाइड नंबर 6 चलाऊं? ई लो स्लाइड नंबर 6। अरे क्या बात है आशुदी। कैट क्राई सिंड्रोम यहां नहीं पढ़ेंगे, कैट क्राई सिंड्रोम पढ़ेंगे जब संरचना में परिवर्तन आएगा, क्योंकि कैट क्राई सिंड्रोम में गुणसूत्र का एक भाग नष्ट हो जाता है। तो क्राई डू कैट सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से। अरे क्या बात है लोकेश जी, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हां ट्रिटिकम एस्टिवम है, बिल्कुल सही। अरे सूरज जी क्या बात है। अरे सचिन गुर्जर जी आप कुछ पूछ रहे थे डाउट, फिर बोलो ना, पूछिए ना। अब आप, अब देख रहा हूं आपके कमेंट्स ही तो देख रहा हूं मैं, बात ही तो कर रहा हूं आप लोगों से। ओके मोहित जी, बायोमोलिक्यूल्स भी आएगा भाई टेस्ट में, जैव अणु भी होगा। स्लाइड नंबर 2 दिखा देता हूं सुमित्रा जी। ई लो स्लाइड नंबर 2। बहुप्रभाविता प्लियोट्रॉपी आगे अभी पढ़ा ही नहीं ना भाई। प्लियोट्रॉपी बहुप्रभाविता तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर बहुप्रभाविता और बहुजीनी वंशागति पढ़ेंगे। अरे ऑफलाइन में बेटा डिटेल्स के लिए नंबर होगा ना आपके पास, उस पर कॉल करके डिटेल्स ले लो ना बेटा। क्योंकि ऑफलाइन में बच्चों याद रखना, हमारा जो ऑफलाइन सिस्टम है ना उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, सबका एक एक बैच ही है, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी सीट्स तो भर चुकी हैं, कुछ ही सीट्स बाकी रहेंगी बच्चा ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन में क्या होगा, ऑफलाइन में हम, हाँ मेरे सामने बैठ के पढ़ेंगे भैया ममन, और वो ऑफलाइन की जो क्लास है वो ऑनलाइन में चलेगी भाई, बिल्कुल। हाँ हेपेटाइटिस सी भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है, हम हेपेटाइटिस ए और बी पढ़ेंगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। क्या है, अरे रुद्राक्ष जी धन्यवाद। बेटा नए स्टूडेंट जो है बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ा बेटा, तो रिकॉर्डेड वीडियोस में दे रखा है ना, लेट ज्वाइन किए हो काहे फर्क पड़ रहा है, जैव अणु का रिकॉर्डेड वीडियो है तो पढ़ो बेटा। सिंड्रोम का मतलब है एक ऐसा रोग, अगर कोई रोग हो, ऐसी बीमारी हो जिसमें बहुत सारे लक्षण हो, बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हो, तो उसको सिंड्रोम कहेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, तो फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, नीट के लिए ही तो पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है जेई में सवाल आएंगे? ये सवाल है, हम जो पढ़ रहे हैं वो आईआईटी जेई में पढ़ाएंगे सवाल। अरे नीट के ही तो सवाल हैं यार, काहे मजे ले रहे हो? ऐसे सवाल पूछोगे आप लोग कि सर ये नीट में आएगा, जेई में आएगा? जेई में नहीं आ सकता ये सवाल, जेई में बायोलॉजी नहीं आती, नीट में आती है। कौन सी स्लाइड पूछ ले? अरे तेरी बात गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कौन सी स्लाइड चाहिए थी, मतलब भूल ही गया भाई। गुणसूत्र पृथक्करण नहीं हो रहे, तभी तो हो रहा है, तभी तो हो रहा है ना ये।
अरे जहां जहां बायोलॉजी आएगी ना, अच्छा कौन सी स्लाइड, 6 नंबर ऑफ स्लाइड किसको चाहिए थी, 6 नंबर की स्लाइड, ये लो भाई, नंबर 6 वाली स्लाइड चाहिए थी ना, ये रहा। अरे याशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़िया मन लगा के पढ़ाई करो, टेस्ट दो, बढ़िया अक्षरे करो, ईमानदारी से मेहनत करो। कॉल्चिसिन प्राकृतिक है बेटा, कॉल्चिसिन प्राकृतिक रूप से कॉल्चिकम पादप से मिलती है, ठीक है। चलो भाई, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।